अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। वर्चुअल तरीके से इसमें पार्टी के नेता और कार्य समिति के सदस्य जुड़े। श्रीनगर में जो बीजेपी का कार्यालय है, वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी मांग यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसका स्टेटहुड वापस किया जाए ताकि यहाँ पर विधानसभा गठित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी ऐसा वादा किया था, गृह मंत्री ने भी ऐसा वादा किया था और लोग चाहते हैं कि विकास के कामों को रफ्तार मिले। विधानसभा होगी तो ये काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं वो विपक्षी दलों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये लोग बरगला रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लेकर आएंगे, जबकि वो वापस नहीं आ सकता है। जब प्रवास साक्षी के संवाददाता ने श्रीनगर में पार्टी के पदाधिकारियों से, पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत की, तो आइए आपको दिखाते हैं इन लोगों ने क्या कहा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और ये मीटिंग हर 3 महीने के बाद होती है और इसमें 3 महीने जो टास्क दी गई थी उसकी असेसमेंट की जाती है कि 3 महीने हमने क्या क्या किया और आगे जो 3 महीने की स्ट्रेटजी बनती है वो इसी मीटिंग में बनती है कि 3 महीने तक हमें क्या करना। एक बाज़ाब्ता पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जाता है और मेरे ख्याल में आज 1-2 पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। एक जो भारतीय जनता पार्टी की देरीना मांग रही, जो इनकी डिमांड रही, जो उन्होंने बार बार सेंटर से अपील किया, क्योंकि सेंटर ने भी उसमें वादा किया, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने यह वादा किया स्टेट वापस दिया। आज इस मीटिंग में उस मांग को फिर दोहराया जाएगा और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिला जाएगा। मेरे ख्याल में आज ये वहाँ से भी उठेगा और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। जैसे भी आज जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आज है, उस पर भी आज बहस होगी और साथ साथ जो कोविड में हमने क्या काम किए उसको भी आज असेसमेंट उसकी भी होगी। देखिए, गुपकार गैंग ये ड्रामाबाजी है। गुपकार गैंग पावर से पीछे रह चुके हैं, क्योंकि आज तक जहां भी गपले हुए हैं, हमेशा गुपकार गैंग का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है और गुपकार गैंग अब 5 अगस्त के बाद उनका वजूद खत्म हो गया है। अब उनके पास, लोगों के पास जाने के लिए कुछ नहीं है। अब उन्होंने 370 वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये पत्थर की लकीर है। 370 वापस आने वाला नहीं है, ये खुद भी जानते हैं। लोगों को वर्गला कर, लोगों को धोखा दे रहे कि 370 के लिए हम लड़ेंगे, 370 के लिए वापस। जब तक उन्होंने 70 साल तक उन्होंने सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी का नारा दिया, जब वो नहीं दे पाएंगे तो 370 कहाँ से वापस दे। 370 जो नफरत की दीवार है, नफरत की दीवार एक बार ढह गई, नफरत की दीवार दोबारा हम कायम नहीं होने देंगे। और ये नफरत की दीवार 370 किसी भी हालत में वापस आने वाला नहीं है। इस बात को वो लोग भी समझे, लेकिन अब पावर को हासिल करने के लिए फिर एक बार वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, बार बार बड़ी ऊंची आवाज़ में झूठ कहना, कभी ये झूठ सच नहीं होता है। 370 झूठ था, झूठ ही है और आगे भी झूठ है। देखिए, ये वो पार्टियां हैं जब गरीबों का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से भागते हैं, जैसे पंचायत इलेक्शन हो उसमें भागते हैं और म्यूनिसिपल इलेक्शन में ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं। और जब पार्लियामेंट इलेक्शन होता है तो यही जो पार्टियां हैं ये उछल के आज सामने आते हैं और इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और जैसे ही देखिए इलेक्शन का ऐलान होगा, क्योंकि ये गरीबों का इलेक्शन नहीं है, ये वो इलेक्शन है जिसमें इन्होंने आज तक करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी बनाई है। ये इलेक्शन के लिए सबसे आगे यही होंगे और 370 आप वापस आने वाला नहीं है। अब ये पार्टियां फैसला करें इनको इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। आज हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, ये हर 3 महीने के बाद होती है। कोविड-19 की वजह से हम ये बड़े हॉल में नहीं कर पाए। पहले हम बड़े हॉल में ये करते थे कि सब जम्मू कश्मीर के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, और आज ये वर्चुअल तरीके में हम कर रहे हैं। तो आज जो पिछले 3 महीने का हमें पार्टी हाईकमांड ने हिदायत दी है, तो उसके लिए हम कहाँ तक खरे उतरे उसका हिसाब लिया जाता है और अगले 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं ये हमें पार्टी हाईकमांड बताता है। देखिए, डिलिमिटेशन के लिए तो मुझे लगता है कमेटी बन चुकी है। अब डिलिमिटेशन की कार्रवाई शुरू होगी और आफ्टर डिलिमिटेशन फिर असेंबली का भी प्रोसेस शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि यहाँ डिलिमिटेशन की एक कमेटी बन गई है। वो जो आप ग्राउंड पे काम करेंगे तो विद इन 2 और 3 मंथ्स मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। को अब तो लड़ना ही नहीं है ना। अब हमने यहाँ पे 30,000 35,000 पंचेस, सरपंचेस, यूएलबी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन लाए हैं,
जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको राइट है कि वो भी असेंबली में हिस्सा बने और नए लोग यहाँ मिले। उनको मैं कहता हूँ आपकी वजाहत से अगर वो लड़ना नहीं चाहते वही अच्छा है। बहानाबाजी है, गुपकार जो डिक्लेरेशन की बात है ये बहानाबाजी है, क्योंकि अब 370 हट गया है, अब उनके पास कुछ नहीं है। पहले वो 370 के आड़ में जाते थे आवाम के पास, अब उनके पास कुछ नहीं है, तो अब ये ड्रामाबाजी करते हैं। बट मैं नहीं मानता हूँ कि ये उनका ड्रामा चलेगा। आज हमारे जो हर 3 महीने के बाद ये स्टेट वर्किंग कमेटी होती है, हर 3 महीने के बाद जो ये डिस्टर्ब या इस साल रहा, ये एक साल 2 महीने के बाद आज पहली बार हो रही है वर्किंग कमेटी। इसमें जो स्टेट वर्किंग कमेटी कोर ग्रुप के मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे तक इसमें हम ये करते हैं डिसीजन कि जो हमने काम किए पूरे इन 3 महीनों में जो करते हैं उसका रिपोर्ट हम स्टेट अध्यक्ष को देते हैं, और स्टेट के जितने सीनियर लीडर उनको वही रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। उसी बेस पर वहाँ से हिसाब लिया जाता है, आप लोगों ने अपने अपने एरिया में क्या काम किए हैं उसका हम हिसाब देते हैं। भाई हमने ये काम किए, और देश के प्रधानमंत्री और देश के जितने भी स्कीमें जम्मू कश्मीर के लिए या पूरे देश के लिए वो कौन सी स्कीमें लोगों को उसके लिए आगाह करते हैं, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के हेल्थ सेक्टर के लिए, हर सेक्टर के लिए इसमें हम वो मेहनत करते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसेंटली जो जितने भी स्कीमें पास होते हैं उनका हमें वहाँ से मिलता है सारा बायोडाटा, और वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। लोगों की डेवलपमेंट पर हम ध्यान देते हैं, लोगों के साफ़ सफाई पर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। एक काम कर दीजिए, उन लोगों को बोलो 15 साल से आप लोगों की सरकार थी। मैं अपने एरिया की बात करूँगा जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसमें आप पता कर लीजिए 15 सालों में उनने कौन सी तबाही वहाँ मचाई थी। आज वहाँ जाइए, आज वहाँ रोड देखिए, आज वहाँ के बिजली देखिए, आज वहाँ पानी के पाइपें देखिए, आज वहाँ पर जो लाइटों का सिस्टम है वो देख लीजिए। वो इलाका उनने जंगल बनाया था उन पार्टियों ने, आज के दौर में देखो वहाँ पर कितना काम चल रहा है। कौन सा रोड नहीं है जो इस वक्त मैकडमराइज नहीं हो रहा है, PMGY की तरफ से या नाबार्ड की तरफ से या CRF की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की तरफ से। बाकी जो पैसे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं ये चोर लोग थे, ये खुद को खाते थे और लोगों को ये धोखा देते थे। आज ये इनका वो पोल खुल गए, इसीलिए उनको बौखलाहट आई है। ये बकवास कर रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में है उन्होंने 56 प्रोजेक्ट यहाँ पास किए हैं। आपने रिसेंटली देखा जम्मू में रिंग रोड का इनाग्रेशन हुए हैं, पुंछ और राजौरी का इनाग्रेशन होने वाला है, डोडा और कश्तवाड़ का होने वाला है, जो कश्मीर में बारामूला से कुपवाड़ा होने वाला है, बारामूला से उड़ी होने वाला है, श्रीनगर से बारामूला होने वाला है, श्रीनगर से बांडीपुरा होने वाला है। यहाँ का रिंग रोड देखिए, बारामूला से कुपवाड़ा रेल जा रही है, और बाकी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं इंशाल्लाह ये पूरे 2023 तक हम कंप्लीट करके दे देंगे। आइए आपको मिलवाते हैं रूही सुल्ताना जी से। कश्मीर में अभिनव प्रयोगों के जरिए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाली रूही सुल्ताना का चयन नेशनल अवार्ड के लिए हुआ है। जो नेशनल टीचर्स अवार्ड है ये 5 सितंबर को दिए जाएंगे और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई जैसे ही प्रशासन ने बताया रूही सुल्ताना जी को कि आपका चयन हुआ है, ये खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। अपने जो प्रयोग किए हैं इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उसकी जानकारी दे रही हैं। जब प्रवासी संवाददाता ने इनसे बातचीत की, किसको श्रेय दे रही हैं अपनी सफलता का, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मेरा नाम रूही सुल्ताना है। मैं एजुकेशनल जोन जो है गुलाबबाग का, मैं वहीं पे काम करती हूँ। मेरा पोस्ट है बॉयज़ मिडिल स्कूल कशीपुरा तेलवल में। मैंने मास्टर्स किया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेरी, मास्टर्स इन उर्दू, मास्टर्स इन कश्मीरी। मैंने 3 इयर्स डिग्री कोर्स किया है कैलीग्राफी में। मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। मैंने जो स्पेशल एजुकेशन है तो उनके लिए भी मैंने क्या कहते हैं इसको डिप्लोमा किया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हालांकि मैं ये समझूं कि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड मेरी जो एजुकेशनल ये जो टीचर फ्रेटर्निटी है उनके लिए अवार्ड है, मेरा डिपार्टमेंट है उनके लिए अवार्ड है, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अवार्ड है। मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। ये एक्चुअली जब हम प्यार से समझाते हैं बच्चों को तो उतना मुश्किल नहीं होता है। एक दोस्ताना माहौल इनके साथ रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पास छड़ी हो, ऐसा नहीं, सिर्फ माहौल प्यार से समझाएं बच्चों को
खूबसूरती के साथ। आप देख लें, बच्चे खुश हो जाते हैं, खिल जाते हैं, खिल उठते हैं वो बच्चे, और अपने हर कोई बात आपके साथ शेयर करते हैं और वो डिमांड करते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो खुद ही डिमांड करते हैं मुझे किस तरह से पढ़ाना है। ये नहीं कि मैं थोप लूँ कोई चीज़ उन पे, जी नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो पूछते रहते हैं और हर सवाल का जवाब आज आज आप पूछ रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछ लें। अगर किसी की समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जो आर्ट है बहुत ज़रूरी है। आर्ट हर इंसान का अपना अपना आर्ट होता है, मगर दूसरा आर्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। कैसे हम बच्चों को आर्ट के ज़रिए पढ़ाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी, बहुत माना रखता है। आर्ट होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे जो सिलेबस है उसमें होना चाहिए। वैसे NEP जो नया आया है उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। थ्रू आर्ट हम बच्चों को सिखा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड हम सिखाते हैं बच्चों को। नहीं, एक्चुअली जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की, बहुत अच्छे वेल डेडिकेटेड टीचर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो वालिदैन हैं उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चे आपने क्या पढ़ा है, या उन्हें अपने टीचर्स से पूछना चाहिए कि आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया है। उसमें बहुत ज़रूरी बनता है कि ये एक तिकोन है, एक ट्रायंगल है। एक बच्चा है, दूसरा टीचर है, तीसरा वालिदैन है। वालिदैन को पूछना है टीचर्स को आज मेरे बच्चों ने क्या किया। या हालांकि हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे जिन्हें बहुत शौक़ है पढ़ने का, वो वहाँ पे वालिदैन भी क्लासेस लेते हैं अपने बच्चों के साथ, और यहाँ पे वो लैग करता है। क्योंकि टीचर ही वो ऐसी शय है जो डॉक्टर्स को भी बनाता है, जो वकील को भी बनाता है, जो इंजीनियर्स को भी बनाता है, जो पायलट को भी बनाता है। मगर एक बात ज़रूर है कि जो सपोर्ट है, पेरेंटल सपोर्ट, या पहले एक लड़की होती है क्योंकि उसका घर दूसरा होता है, तो घर दूसरा नहीं, असल में वही घर होता है जहाँ उसकी शादी होती है, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है शादी के बाद, और उससे पहले अपने वालिदैन का बहुत ज़रूरी है वो उनका सपोर्ट। अभी मुझे उस बारे में कोई इल्मियत नहीं है कि, मगर फ़ोन आते रहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने देखा होगा तो वो भी कोशिश करते भी हैं, मगर उसके लिए हौसला चाहिए। हर चीज़ को छोड़ना है आपको। अगर आपने अपने दिल में ये उम्मीद भी रखी है और आपने ठान लिया है। कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते हैं। जब हमने ठान ली पढ़ाने की तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक खौफ जो होता है बच्चे में, अभी भी हमारे टीचर्स में वो खौफ है। जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो हम उनको बोलते हैं खड़ा होने के लिए, वो खड़े नहीं होते, शायद शर्माते हैं। वो शर्माना छोड़ना है, वो शुरू से ही बच्चे में ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा डालना है कि वो खौफ उनसे दूर हो जाए। अब कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। कश्मीर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अब तक हम देखें तो ढांचागत जो सुविधाएं हैं उसका अभाव था। अब 370 वहाँ से हटा है, तो हर चीज़ में विकास का काम किया जा रहा है, हर क्षेत्र में विकास का काम किया जा रहा है। अब देखिए, आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं बांगुस वैली। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और आसपास के लोग भी, जो क्योंकि अभी बाहर से पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो आसपास के लोग भी बहुतायत में यहाँ पहुँचते हैं। खासतौर पर यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है, लेकिन आसपास के लोगों को भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर रोड बनाने का काम तेज़ी के साथ चल रहा है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो बाहर से भी पर्यटक बड़ी संख्या में आ सकेंगे। जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिल पाएगा। जो टैक्सी ड्राइवर हैं, अभी उनको दिक्कत होती है कि एक सीमा तक ही वो जा सकते हैं, आगे का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है पर्यटकों को, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी पर्यटन की दृष्टि से। और ख़ासतौर पर अगर हम देखें, कश्मीर में जो ढांचागत सुविधाओं का विकास हो रहा है, उस दृष्टि से ये एक अहम काम है। आइए आपको दिखाते हैं क्या काम चल रहा है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये अच्छा स्टेप है। हम सरकार से ये कोशिश करेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द तैयार हो जाए। यहाँ पे हमें लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। मगर जब आज मुझे देखकर बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे रोज़गार खुलेगा हर किसी के लिए सर।
बहुत तरक्की होगी सर यहाँ पे। और जो ये बंगस है मतलब बहुत फेमस जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मतलब अच्छी जगह है। यहाँ से लोग दूर दूर से आएंगे सर, हमें रोज़गार मिलेगा। यहाँ के जो लोकल है हर किसी को रोज़गार मिलेगा सर, गाड़ी वाले, दुकानदार, जो भी है हर किसी को रोज़गार मिलेगा सर।